तो आज की जो कहानी है उसका नाम है चिटकिन। ये कहानी है एक ऐसी काली शक्ति की जो अगर एक बार जाग गई ना तो समझो सब कुछ तबाह कर देती है। तो चलिए इस भयावह दास्तान के अंधेरे में उतरते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। सोचिए, शादी की पहली रात विवेक और नेहा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था, है ना? या फिर ये किसी ऐसे खौफनाक सफर की शुरुआत थी जिसका कोई अंत ही नहीं था? तो कहानी की शुरुआत होती है एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े से, विवेक और नेहा। अपनी शादी के बाद वो घर लौट रहे थे, लेकिन एक सुनसान रास्ते पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए पलट कर रख दी। वक्त था रात के कोई 2:30 बजे का। गाड़ी में दूल्हा दुल्हन मतलब विवेक और नेहा, साथ में विवेक की बहन अंजलि और ड्राइवर। सब ठीक था, पर तभी अचानक नेहा को गाड़ी रुकवानी पड़ी। अब देखिए, विवेक ने उसे माँ की बात याद भी दिलाई कि भाई शादी वाली रात दुल्हन को ऐसी सुनसान जगहों से दूर ही रहना चाहिए, पर नेहा की भी मजबूरी थी। तो नेहा जैसे ही झाड़ियों की तरफ गई ना, उसे अपने पति विवेक की आवाज सुनाई दी। कोई उसे जंगल में और अंदर बुला रहा था, लेकिन विवेक तो गाड़ी के पास ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। समझ रहे? ये पहला इशारा था कि उस अंधेरे में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत था। और फिर नेहा की नजर एक औरत पर पड़ी। वो बेचारी अकेले में बैठी बस रोई जा रही थी। नेहा को लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में है, तो वो मदद के लिए उसके पास चली गई। उसने ना बात करने की बहुत कोशिश की, पर उस औरत ने कोई जवाब ही नहीं दिया, बस सिसकती रही। और फिर जैसे ही नेहा वापस लौटने लगी, वो औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। मांस जैसे पूरी तरह से गल चुका था और उस पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे। इससे पहले कि नेहा कुछ समझ भी पाती, उस चीज ने नेहा की गर्दन दबोच ली और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस पर हमला कर दिया। नेहा की चीख सुनकर विवेक भागा तो उसने देखा कि नेहा वहां बेहोश पड़ी है। अब जब वो घर पहुंचे तो डर का माहौल और भी ज्यादा गहरा गया। परिवार को पूरा यकीन हो गया था कि नेहा पर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया है, खासकर इसलिए क्योंकि ये उनकी शादी की रात थी। ये शब्द थे विवेक की माँ के, जो डर और गुस्से से भरी हुई थीं। देखिए, पुरानी मान्यताएं यही कहती हैं ना कि सजी संवरी दुल्हन पर बुरी आत्माएं जल्दी आकर्षित होती हैं, क्योंकि वो एक नए जीवन में कदम रख रही होती हैं। और उनकी यह आशंका अब सच साबित होती दिख रही थी। तो विवेक की माँ ने फौरन एक पारंपरिक तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया कि बेहोश नेहा के सर से नींबू और काले तिल 7 बार वारे, मंत्र पढ़े और फिर उन्हें आंगन में ले जाकर एक मिट्टी के बर्तन में जला दिया। बस एक उम्मीद थी कि शायद इस टोटके से बुरी नजर का असर खत्म हो जाए। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक सा लगा जैसे सब नॉर्मल हो गया है। लेकिन बस एक हफ्ते बाद अमावस की रात आ गई और उसी रात घर में पहली और सबसे भयानक त्रासदी हुई। ये टाइमलाइन असल में उस खौफ के बढ़ने का एक क्रम है। जंगल में हुई उस मुलाकात से लेकर अमावस की उस आधी रात तक, जब नेहा के अंदर की वो काली शक्ति पूरी तरह से जाग उठी। हुआ ये कि देर रात को विवेक की बहन अंजलि अपने एग्जाम की पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी नज़र नेहा पर पड़ी, जो चुपचाप आंगन की तरफ जा रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि माँ ने तो अमावस की रात किसी को भी बाहर जाने से सख्ती से मना किया था। तो बस फिक्र में वो उसके पीछे पीछे चली गई। तो जब अंजलि ने नेहा से पूछा कि भाभी, आपको माँ की बात याद नहीं क्या, तो नेहा एक भयानक, एक बिल्कुल अनजान और गहरी आवाज में बोली, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन शायद तुझे नहीं पता। ये सुनते ही अंजलि के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज नेहा की नहीं थी, वो नेहा नहीं थी। और इससे पहले कि अंजलि चीख पाती या वहां से भाग भी पाती, नेहा ने उस पर हमला कर दिया। उसने अंजलि की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और उसे बेरहमी से मार डाला। पूरा आंगन खून से भर गया और नेहा, वो चुपचाप अपने कमरे में वापस आकर ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह जब अंजलि की लाश मिली तो घर में कोहराम मच गया। हर कोई सदमे में था, लेकिन असली कातिल वो तो घर के अंदर ही था और किसी को खबर तक नहीं थी। अब यहाँ देखिए, 2 अलग अलग सच्चाइयां आमने सामने खड़ी थीं। परिवार को साफ दिख रहा था कि ये एक बेरहम कत्ल है। गले पर दांतों के निशान बिल्कुल साफ थे,
लेकिन पुलिस की रिपोर्ट, उसमें इसे किसी जंगली जानवर का हमला बताकर केस ही बंद कर दिया गया। परिवार बिल्कुल अकेला और बेबस हो गया था। और इस सब के बीच एक बात बहुत अजीब थी। घर में हर कोई सदमे में था, रो रहा था, सिवाय एक इंसान के, नेहा। उसके चेहरे पे कोई दुख, कोई डर, कोई शिकन तक नहीं थी। और ये बात सिर्फ विवेक की माँ ने नोटिस की और उनके मन में गहरा शक पैदा होने लगा। पूरा 1 महीना बीत गया। घर वाले अभी अंजलि की मौत के सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और अमावस की रात आ गई और खौफ ने एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार निशाना थी अंजलि की बड़ी भाभी पूनम। वो उस रात कमरे में अकेली थी क्योंकि उसके पति की नाइट शिफ्ट थी। रात का सन्नाटा और खौफ एक बार फिर जागने को तैयार था। पूनम की नींद एक अजीब सी सरसराहट से टूटी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, बार बार उसका नाम ले रहा था। पूनम, पूनम। आवाज धीरे धीरे तेज और साफ होती जा रही थी। पूनम डर के मारे हड़बड़ाकर उठ बैठी। पूनम पानी पीने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसे किसी के पायल की छमछम की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी और धीरे धीरे कदम दर कदम वो आवाज उसी की तरफ बढ़ रही थी। पूनम ने सीढ़ियों की तरफ देखा और कहानी यहीं एक सवाल पर आके रुक जाती है। क्या पूनम उस रात बच पाई या वो उस काली शक्ति का अगला शिकार बन गई? इस सवाल का जवाब तो अगली अमावस की रात में ही छिपा है। पर एक सवाल और भी है कि अगर वो शक्ति नहीं रुकी तो उसका आखिरी शिकार कौन होगा?